दोस्तों, डिज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको एक ख़ास बात जो है कि चुनी हुई दवा, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे कोई भी हो, जब चुनी हुई दवा शरीर पर काम नहीं करती है तो रोगी के और लक्षण लेने चाहिए। जिस भी रोगी को कब्ज की शिकायत रहती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसको आप अगर कोई चुनी हुई दवा देंगे तो वो 100% की जगह मात्र 20% ही काम करेगी। ऐसा नहीं है कि वो एकदम बेकार जाएगी, 20% ही काम करेगी और रोगी का पैसा तो 100% ही खर्च हो जाता है। कब्ज क्या है और कब्ज क्यों होती है? कब्ज की दवा लेने के पहले कब्ज हो ही नहीं, उस पर विचार करना अति आवश्यक है। जब कब्ज नहीं हो तो दवा की क्या ज़रूरत है? कब्ज जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो हमारे, एक कहावत है कि एक बार योगी 2 बार भोगी और 3 बार रोगी। यानी कि जो एक बार में जिसका पेट क्लियर हो जाता है तो समझ लो वो सबसे बड़ा शहंशाह है। तो एक बार में जिनका पेट क्लियर होता है उनका डाइजेशन सबसे अच्छा होता है, तो योगियों में गिनती होती है। 2 बार भोगी यानी कि जो सुबह भी बाथरूम जाते हैं, शाम को भी जाते हैं, तो सांसारिक सुखों के अंदर रहने वाले व्यक्ति, आप और हम, नाश्ता भी करते हैं, खाना भी खाते हैं और शाम को फिर जलपान करते हैं, फिर रात को खाते हैं, तो उनकी संख्या है भोगियों में। तो उनको 2 बार जाने से उनका काम चलता है, सुबह और रात को, शाम को। और 3 बार रोगी, जो 3 बार दस्त जाता है या 3 से अधिक बार जाता है तो समझ लो वो रोगी है, उसको कोई ना कोई बीमारी तो है ही। न है बीमारी तो हो जाएगी। तो अब ये जो सिस्टम है इसको आप कैसे सही करें कि कब्ज बने ही नहीं? तो ये तो सही है कि जो अपन खाएंगे वो ही पेट में जाएगा, उसका ही पाचन होगा और जो चीज़ आपने खाई है उसी का रस रक्त मज्जा खून जो भी बनना है, और वो बनने के बाद में अपशिष्ट है जो आंतों में चला जाता है। तो उन चीज़ों के अंदर जो अपन ने खाई है, तो सबसे पहले ये देखना है कि अपनी थाली के अंदर क्या क्या है। अगर उसके अंदर जो आपकी आंतों को नुकसान पहुंचाए, जो गैस बनाए, मान लीजिए आपकी थाली है, उसके अंदर दाल भी है, चावल भी है, चपाती भी है और कोई 2 तरह की सब्जियां हैं, अचार है, तो आपको क्या करना है? जो चावल हैं, मान लो वो 1 कटोरा है भरा हुआ या कटोरी है, तो आप
बुला करके कहो कि इसका आधा कर दे। आलू की सब्जी अगर है तो वो भी कम कर दे, आधी कर दे। पालक की है वो पूरी रहने दे, मेथी की है वो पूरी रहने दे। अब जो रोटी जो है, आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो वो रोटी जो चुपड़ी हुई होती है, बाज़ार का अमूल घी या रामदेव का घी, न मालूम कितने तरह का घी आता है देसी, तो आपकी बहू सोचती है कि भाई आपकी ताकत कम ना हो जाए, अच्छा चुपड़ करके आपको थाली में रखती है। और आप ये जानते हैं कि ये घी असली गाय का नहीं, असली भैंस का नहीं, ये घी में कोई ना कोई चीज़ की मिलावट है, जब भी 450-500 रुपये में हमें मिलता है। तो आपको कह देना चाहिए कि देखो, कल से हमारी रोटी जो है उसको चुपड़ो मत, घी से बिल्कुल, घी को टच मत करो। कभी मान लीजिए आपके घर में कोई वजह से बच्चे छुट्टी गए और गए, आप दूध खरीदते हैं गाय का या भैंस का जो भी है, और बच गया तो उसका दही जमा करके, अच्छी गृहिणी होती है तो उसका मक्खन निकाल लेती है, तो वो थोड़ा थोड़ा मक्खन है जो रोटी पे लगा के सभी को खा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा मौका बहुत कम आता है कि दूध बचता है, बहुत कम आता है। तो आपको अपनी रोटी है, अधिकतर जो शरीर में अपने वजन जाता है भोजन करने के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा वजन की होती है रोटी के अंदर। रोटी मकई की हो, गेहूं की हो, बाजरे की हो और ज्वार की हो या 2-3 तरह के आटे की हो, रोटी रोटी ही होती है। अब आदमी को भूख लगेगी, वो खाएगा तो सही कुछ ना कुछ, पेट को तो भरना पड़ेगा। तो रोटी में से आप घी को हटा दें, बिल्कुल हटा दें, और अपनी आदत को सूखी रोटी खाने की बनाएं, तो आपको कब्जियत की शिकायत नहीं रहेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि बिना चुपड़ी हुई रोटी अच्छी नहीं लगती, तो फिर आपको सर्दियों के अंदर तिल का तेल, वो अगर असली है तो, नहीं तो नकली तो सब नकली होते हैं, तिल का तेल, उससे आप रोटी चुपड़ के खा सकते हैं। उसमें रोटी चुपड़ के और रोटी का चूरमा बना करके दाल में डाल करके भी खा सकते हैं। मेरा मतलब है आपकी डाइट में जो कब्जी करने वाली 2 आइटम वो हटा दी, एक तो घी हटा दिया, एक चावल हटा दिया, एक आलू की सब्जी, ये हटाई नहीं, कम करते गए उनको। तो कुछ दिन तक आप पत्तियों की सब्जी अगर ये ज़्यादा खाते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको कब्जी की शिकायत कम होती रहेगी। तिल का तेल का मैं आपको हाल बताता हूँ। ये जो लास्ट के अंदर बारिश हुई, इसमें पता नहीं तिल भीग गए या जो भी कुछ हुआ, जो होना था वो हो गया। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं 160 रुपये किलो में तिल 4 किलो लेके आया, और अपनी मशीन के सामने मैंने खड़े होकर तेल बनाया, और सब तरह के जतन कर लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका तेल किस तरह निकाला जाए। कुल मिलाकर के 1 किलो तेल निकला।
4 किलो तिल के अंदर। तो 4 किलो तिल के अंदर 640 रुपये लगे और 1 किलो तेल की प्राप्ति हुई। तो तिलों के अंदर जो तेल की मात्रा थी वो लास्ट की बरसात में भीगना मान लो या जो भी कारण मान लो, वो मात्रा कम हो गई। तो ये 25% तेल निकला। जब तेल 650 रुपये किलो घर में पड़ा मेरे, यूँ मान के चलो, और वो भी तिल का तेल, तो आपको 450 में 500 में बिलोने का या कोई सा भी गाय का घी कौन देगा। तिल का तेल बाजार के अंदर धड़ल्ले से 280 रुपये किलो में, आपकी इच्छा हो जितना ले लो। तो आप सोच लीजिए कि क्या वो तिल का तेल है। ऐसी हालत हो रही है। जब मैं बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री चलती है, जो तेल निकालने वाली बड़ी मशीनें, उनको मैं जाके पूछता हूँ कि भाई तिल में कितना तेल निकलता है, तो वो कहते हैं कि 45-50% तेल निकलता है। अब ये बात मेरे समझ में नहीं बैठी, वो लोग झूठ बोलते हैं। सब के सब हैं, मिलावट करते हैं। कोई कोई चीज़ की मिलावट करता है, कोई कोई चीज़ की करता है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद 10 किलो तिल खरीद लें या सरसों खरीद लें, कोई चीज़ खरीद लें। वो आपको कहेंगे 50 किलो तेल, 50 आधा तेल निकल जाता है, 50%। और उसके गाने के अंदर, कोलू के अंदर आप 10 किलो दे दीजिए सफाई करा के और अपने सामने निकलवाइए, तो आपको तेल बहुत कम मिलेगा। तो वो क्या कहेगा कि ये तिल कमज़ोर थे या इस मौसम में ख़राब हो गए या जो भी है, वो कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। तो अभी जो फसलें हो रही है सरसों की, तिल की, तेल के निकालने की, उनके अंदर तेल की मात्रा कम हो गई और तिल के दाने इतने छोटे होते गए आकार में कि वो मशीनों से ही ग्रेडिंग हो सकते हैं। पहले तिल के दाने बड़े बड़े होते थे और एक एक दाने को बीन लेती थी औरतें। अब वो तिल कहाँ गए, इनकी साइज कैसे सिकुड़ गई, इसका जवाब कौन देगा, ये मुझे पता नहीं। तो या तो आप शुद्ध घाने पे निकलवा के तेल फिर खाइए, नहीं तो आप सूखी रोटी खाने की आदत डालिए। अपने खाने के अंदर उन चीज़ों का ज़्यादा वो करें। जैसे अभी ये खूब आ रहा है, अपने आंवला खूब आ रहा है, तो आंवले की सब्ज़ी आप डट के खाओ और कद्दू की सब्ज़ी खाओ डट के। मैं ये लौकी वोकी में कुछ भी नहीं है, इसमें कोई गुण नहीं है। एक रामदेव ने कह दिया, उससे क्या हो गया, कोई दम नहीं है। कभी बना ली सब्जी, खा ली या लौकी का कोई रायता वायता खा लिया। कद्दू की सब्ज़ी खाओ, आपको ताकत हासिल करनी है। कद्दू की सब्ज़ी में इतने स्वास्थ्यवर्धक गुण होते हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं। एसिडिटी वालों के लिए तो अमृत के समान होती है। तो ये ऐसे स्वादिष्ट नहीं लगती है, तो इसमें आप हरी मिर्च डालो, लहसुन का छोंक दो, बघार दो और बढ़िया बनाओ और उसको डट के खाइए। आप कोई दिक्कत नहीं है, रोटी में चूर के खाइए और खाइए। तो आपको कब्जी से बचने के लिए आपके खान पान के अंदर सबसे पहले वो सूची बनानी पड़ेगी। एक गृहिणियाँ लाल मिर्च का प्रयोग ज़्यादा करती है,
तो उसका थोड़ा ध्यान रखें कि भी इतनी लाल मिर्च का सेवन अच्छा नहीं। आप जो दही और दही की बने हुआ रायता या कोई चीज़ इस तरह की आपकी थाली में आती है तो उसको नीट नहीं लें। उसके अंदर थोड़ा सेंधा और जीरा, ये 2 चीज़ डाल के चम्मच से हिला के फिर आप उसको खाएं और दोपहर के खाने में ही खाएं, रात को भूल करके भी न खाएं। तो सुबह घूमने जाएं, एक्सरसाइज करें, पानी खूब पिएं, जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी पिएं और बाज़ार की तली भुनी चीज़ों से बचें। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि कभी खाएं ही नहीं, अपने आप को इतना भी वीआईपी न बनाएं। कभी आ गई कोई बार त्योहार घर पे, कोई नमकीन आ गई, कोई आ गई, थोड़ा बहुत खा लिया, लेकिन अगर आप अपने खान पान पे ध्यान देंगे तो आपकी कब्जियत नहीं होगी और कब्जियत नहीं होने से आपके शरीर में कोई बड़ा रोग नहीं होगा और कोई तकलीफ़ है उसकी आप दवा लेंगे तो आप दुरुस्त हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मेरे पास अधिकतर सेक्स के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, तो मैं सबसे पहला सवाल ये करता हूँ कि भी तुम्हें नींद कैसी आती है? ठीक आती, भूख ठीक, पेट साफ होता नहीं होता, कब्जी होती है, पर ये दवा साथ में लेनी पड़ेगी, वरना कब्जी रहेगी तो मेरी दवा कोई काम नहीं करेगी। तो उसको इस तरह की, जैसे छोटी हरड़ का चूरन है, कब्जियत को दूर करने के लिए अभी सबसे श्रेष्ठ जो चीज़ है आयुर्वेद के अंदर, कोई त्रिफला की फक्की लगाने की ज़रूरत नहीं, मुंह खराब हो जाता है। कितना खाएंगे आप? ये जो बड़ी बड़ी फार्मेसी वाले हैं, इनके पास ऐसे पल्विलाइजर हो गए कि वो मैदे जैसा त्रिफला को बना देते हैं, तो यहाँ मुंह में रखते ही डस्ट होती है और गले के अंदर चिपक जाता है। आप छोटी हरड़ को काम में लें, छोटी हरड़ यानी काली हरड़, बाल हरड़, उसको तवे पे रख के और 10-5 बूंद घी की डाल के वो धुआं छोड़े इतना सा भून लें बस, और उसका पाउडर बना लें। अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा उसमें सेंधा या काला नमक मिला के डिब्बे में भर लें। अधिक नहीं बनाएं, 15 दिन से फिर बदबू देने लग जाता है, क्योंकि हल्का सा घी की वो पुट लगने की वजह से। तो फिर बना लें। ये रात को सोते वक्त 2 चम्मच आप दूध से या गर्म पानी से ये लेवें, इससे आपकी आंतों को नुकसान नहीं होगा और सुबह आपको एक दस्त लगेगी। और इधर अपनी दिनचर्या को सुधारें तो आपको इस बीमारी से निजात मिल जाएगी, वरना और कोई तरीका नहीं कि कब्ज ठीक हो। कब्ज जब भी होती है कि शरीर के अंदर खुश्की पैदा होती है। खुश्की का मतलब ये होता है कि शरीर के अंदर सूखापन पैदा होता है। सूखापन जब पैदा होता है कि शरीर के अंदर कोई तरल ग्रीस की तरह, जैसे गाय का घी, गाय का दूध, इस तरह की कोई चीज़ आपके शरीर में पोषक वो नहीं जा रही, इस वजह से सब ड्राई है, तो फिर मल भी ड्राई होगा और मल जब ड्राई होगा तो मल द्वार से निकलने में बड़ी कठिनाई होगी, गैस बनेगी, मैंगनी बनेगी, कई लोग अंगुली से निकालते हैं, कहीं क्या करते हैं। तो सिस्टम को ऊपर से ही सुधारना होगा अगर इस बीमारी से निजात पाना है। और छोटी काली हरड़ का आप प्रयोग बेधड़क होकर के कर सकते हैं रात को सोती वक्त, तो सुबह आपको एक दस्त हो जाए, सुबह लेने की ज़रूरत नहीं। और अपने खान पान का ध्यान रखें और कोई भी दवा का सेवन करें
उसके अंदर गैस बनाने वाली, कब्ज करने वाली कोई सब्जी या कोई दालें, उड़द की दाल का प्रयोग कम करें, मूंग की दाल का अधिक करें। जैसे तिल के लड्डू खाने से तिल दस्तावर होता है, गुड़ और तिल का लड्डू सर्दियों में रात को खा के सोएं, सुबह दस्त साफ लगेगी। तो इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करें तो बेहतर होगा। अगर आपको अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना है तो